हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज वाला वीडियो का जो टॉपिक है वो सामने ही लिखा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। व्हीट स्टोन सेतु को आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में दो एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल आप ही की बुक NCERT का भाग है और दूसरा जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो बोर्ड एग्जाम में, RBSC की राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। इवन शायद बिहार बोर्ड की एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। व्हीट स्टोन सेतु टॉपिक का नाम है। क्या है चीज ये समझिए। वास्तविकता में ये चार प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिसमें हम संतुलन की अवस्था के अंदर अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड, यदि हमें तीन प्रतिरोध का मान पता हो। वापस से सुनो, मेन चीजें क्या है, चार प्रतिरोध होंगे और चतुर्भुज की चारों भुजाएं जैसे होते हैं ना, आप सभी को पता है कोई भी चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है। ये ऐसा, ये एक चतुर्भुज मान लीजिए, ठीक है। और इस चतुर्भुज की हर एक भुजा पे क्या लगा हुआ है बच्चों, प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं इससे, तो हम बोल सकते हैं इससे हम किसी भी एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें बचे हुए तीनों का मान पता हो। ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें तीन प्रतिरोध पहले से पता होने चाहिए, तब जाके हम चौथे प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और वो भी कब, संतुलन की अवस्था में। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो संतुलन की अवस्था है बच्चों, है ना। संतुलन की अवस्था में ही हम ये सारी की सारी रामायण को अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो संतुलन की अवस्था को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसे नाम दे देता हूं, A, B, C और D। ठीक है, ये बैटरी मान लीजिए, इसका विद्युत वाहक बल E मान लीजिए और इससे कुल धारा जो है वो I मान लेते हैं। I ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो A पॉइंट पे तो ये बट जाएगी। I का कुछ भाग इसमें जाएगा और कुछ भाग इसमें जाएगा। लेट सपोज करते हैं इसमें जाने वाली धारा I1 है और इसमें जाने वाली धारा I2 है। अब I1 को समझिए, I1 यहाँ पर जैसे ही पहुंच जाती है B पॉइंट के ऊपर, तो B पॉइंट पे अब इसके पास में दो शाखाएं हैं, ऐसा और ऐसा। ठीक, तो ये पॉसिबल था कि I1 दो भागों में बट सकती थी, एक इसमें और एक इसमें, ऐसा संभव है। वो कब संभव है वो और समझिए। यहां पर आपको एक बिंदु B दिखाई देगा और यहां पर एक बिंदु D दिखाई देगा। ये बात ध्यान में रखिए बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो विभव ज्यादा होता है वहां से धारा कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। धारा कहां से कहां की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। तो जब मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है कि B बिंदु पर विभव जो है वह ज्यादा होना चाहिए, किससे, D बिंदु के विभव से। कुल मिलाकर के ये निम्न विभव है और ये उच्च विभव है। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो धारा कहां से कहां की ओर जाएगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऐसा आप चाहते तो इसका उल्टा भी कर सकते थे, आप चाहते तो उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा कैसे बच्चों, D को ज्यादा बोलते और B को कम बोलते, इसको ज्यादा इसको कम, तो फिर धारा कैसे जाती, ऐसा जाती। ठीक है, ऐसा जाती। लेकिन अभी हर एक बुक में ऐसा दिया हुआ होता है, हम इसी रामायण में चल रहे हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज भी नहीं होगे इस तरीके से। चलिए, तो B बिंदु पर हमने विभव को ज्यादा मान लिया, तो इस I1 धारा के दो घटक हो गए। एक तो इधर गया और ये गैल्वेनोमीटर है, क्या चीज है वो मैं बता दूंगा। गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा को हमने क्या कहा बच्चों, IG कहा। तो देखो I1 का कुछ भाग तो इसमें चला गया और कुछ भाग इसमें चला गया। लेट सपोज कीजिए ये I3 धारा थी, I3 को निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो यहां पर KCL लगाओ, आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब I1 का मान किसके बराबर होना चाहिए, IG प्लस I3 होना चाहिए। तो I3 बराबर क्या होगा रे देवताओं, I1 माइनस IG होगा, नहीं होगा, ऐसा ही होगा। चलिए अब देखो, ये IG इधर आई, I2 इधर आई, IG इधर, I2 इधर, तो इधर एक और धारा बह जाएगी। कौन सी, I4 मान लेते हैं। I4 क्या होगी, ये आने वाली धाराओं का योग। आने वाली धारा कौन सी है, IG और I2, जाने वाली धारा के बराबर। तो ये वास्तविकता में क्या है, IG प्लस I2 है। ठीक है, और ये I3 वास्तविकता में क्या है, तो हम मैं लिख देता हूं, I3 वास्तविकता में है I1 माइनस IG।
बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया ये टास्क? चलिए इसको हटा देते हैं एक बार यहां से। धाराएं पता चली? हाँ, अब इसमें जो नई चीज जो आपने पहली बार देखी है बच्चों, ये उपकरण आप पहली बार सुनेंगे, इसे धारामापी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? धारामापी। इंग्लिश में इसे बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, और मोस्टली किताबों में गैल्वेनोमीटर ही लिखा हुआ होता है। क्या करता है बच्चों? आंसर है धारा की दिशा बताता है कि धारा कहां से कहां की ओर बह रही है। धारामापी का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी भी परिपथ में धारा के संसूचन के लिए। वास्तविकता में ये क्या है बच्चों? धारा का संसूचन है। संसूचन मतलब परिपथ में धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है, इसका पता कौन लगाता है? धारामापी लगाती है। कैसे? तो जैसे अमीटर या वोल्टमीटर अगर आपने 10th में देख रखे हो तो बहुत बढ़िया, 12th में आओगे तो अमीटर और वोल्टमीटर तो देखोगे ही, ये और देखोगे। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसा अमीटर होता है या वोल्टमीटर होता है उसी तरीके से ये भी युक्ति होती है, वैसी की वैसी दिखेगी। बस अंतर ये है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य बीच में होता है, वोल्टमीटर या अमीटर में शून्य यहाँ होता है, ठीक है, जबकि गैल्वेनोमीटर में 0 का होता है, बिल्कुल बीच में होता है। फिर ऐसे रीडिंग चलती है, इधर 10 लिखा हुआ होता है, इधर 20 लिखा हुआ होता है, इधर 30 लिखा होता है, ऐसे ही इधर भी चलता है 10, 20 और 30। ठीक है, अगर धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में ये जो संकेतक है, पॉइंटर बोलेंगे इसको, है ना, ये संकेतक 0 पे रहेगा। ठीक है, अगर धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में संकेतक कहां होगा? 0 पे होगा। अगर धारा बहेगी तो ये संकेतक या तो इस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अगर संकेतक क्या हो जाता है? अपनी जगह से विक्षेपित हो जाता है, ये 10, 20, 30 या फिर 15, 11, 12 कुछ भी मान को दिखा रहा होता है, तो समझ जाइएगा बच्चों परिपथ में धारा बह रही है। मतलब अगर इसमें विक्षेप है तो धारा बह रही है, अगर इसका विक्षेप शून्य है तो धारा भी शून्य है। ये बात ध्यान में रखिए। तो फिर धारामापी का उपयोग क्या है? धारा को संसूचित करना, पता लगाना कि परिपथ में धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, हो गया ये डन। अब यहां पर एक मिनट, अब यहां पर बच्चों हम ये देखते हैं कि अगर ये पूरी चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो इन भुजाओं का भी नामकरण कर दिया जाता है। नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो भी ये जो पहली और दूसरी भुजा है ना बच्चों, पहली और दूसरी भुजा, इन भुजाओं को हम बोलते हैं वास्तविकता के अंदर अनुपातिक भुजाएं, अथवा आप इन्हें कह सकते हैं पहली और दूसरी भुजा। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से याद रख लीजिए, यह पहली भुजा और ये दूसरी भुजा मान ली। ठीक है, फिर इसके आगे चलो, यहां पर कोई ना कोई एक अज्ञात प्रतिरोध होगा, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि ये R4 जो है ना, इसे हमने क्या मान लिया? अज्ञात मान लिया, अज्ञात प्रतिरोध। तो अगर ये अज्ञात प्रतिरोध है तो ये अज्ञात भुजा हो गई मेरे लिए, है ना, ये अज्ञात भुजा हो गई। और अगर ये अज्ञात है तो सीधी सी बात है ये ज्ञात होगा। ठीक, तो इसे हम मानक भुजा बोलते हैं या मानक प्रतिरोध भी बोलते हैं। ये कौन सी भुजा है? मानक भुजा है, बात ध्यान में रखिएगा। मानक भुजा कौन सी? इन दोनों का मान फिक्स कर लो, ये मान खुद का एक मान होगा ही होगा, हमें पता नहीं लेकिन खुद का एक मान होगा। मानक भुजा वो है जिसके प्रतिरोध को हम चेंज कर सकते हैं, जिसके प्रतिरोध को हम चेंज कर सकते हैं, और इसके प्रतिरोध को इस तरीके से चेंज करेंगे कि धारामापी में विक्षेप कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, इसके प्रतिरोध को चेंज क्यों किया गया ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और हमें पता होता है कि इसका प्रतिरोध कितना करेंगे। तो ये ध्यान में रखो कि इसके प्रतिरोध को इतना एडजस्ट करेंगे कि यहाँ पे धारामापी में विक्षेप कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब धारामापी में कोई धारा नहीं जाएगी, और उसी समय हम रुक जाएंगे, उसी समय हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो मानक प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध होता है जिसके मान को एडजस्ट किया जाता है। क्यों एडजस्ट किया जाता है? ताकि धारामापी में विक्षेप 0 आ सके। ठीक, चलो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी लेकिन सीक्वेंस कुछ भी नहीं बताया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रचना की। रचना मतलब इसकी बनावट कैसी है। वास्तविकता के अंदर व्हीटस्टोन सेतु, समझ लीजिएगा, व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा प्रायोगिक सेतु है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो उपयोग ध्यान में रख लो,
उपयोग। क्या है इसका उपयोग? इसका उपयोग संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। ये पूछ लेता है कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या है, तो हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कौन सी कंडीशन में? संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था कौन सी? जब धारामापी में विक्षेप कितना है? 0। मतलब ये बहने वाली धारा IG कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ये क्लियर हुआ? इतना डन है। अब इसकी अगर बनावट में चलते हैं तो बनावट में आप क्या लिखोगे? बनावट बता देता हूं जल्दी से। इसकी बनावट में हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु वास्तविकता में एक चतुर्भुजीय प्रतिरोधों का जाल है। क्या है? चतुर्भुजीय प्रतिरोधों का जाल है, जिसमें चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा पर एक प्रतिरोध होता है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा पर क्या है? एक प्रतिरोध है। एवं इसके विकर्णों पर, ये विकर्ण है क्या? एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, और ये वाला विकर्ण हमने ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ए और सी भी तो क्या है? विकर्ण ही है, और इस विकर्ण के बीच में हमने ऐसा काम कर दिया। भैया ये आप यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हौच पौच हो जाता, इसलिए हमने इसको नीचे बना दिया। ठीक है, जिसके विकर्णतः सिरों के मध्य पहले विकर्ण में या किसी भी एक विकर्ण के अंदर धारामापी को जोड़ा जाता है ना, या विकर्णतः विपरीत बिंदुओं के मध्य एक विकर्ण में धारामापी को जोड़ा जाता है, जिसे, और इस भुजा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? धारामापी भुजा बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर की भुजा बोलेंगे। तथा दूसरे विकर्णतः बिंदुओं के मध्य बैटरी को जोड़ा जाता है, अतः इसे बैटरी भुजा भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये वाली भुजा विकर्ण वाली हो जाएगी बैटरी भुजा, और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? धारामापी वाली भुजा हो जाएगी। ठीक, एक ऐसी स्थिति जब B और D, समझना, B और D बिंदु पर विभव बराबर हो, बिंदु पर विभव बराबर हो। ये विभव बराबर होगा तो क्या होगा? ये बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक ऐसी स्थिति जब B तथा D बिंदु के मध्य विभव बराबर होता है, उस स्थिति के अंदर धारामापी में विक्षेप 0 प्राप्त होता है। यह स्थिति मानक प्रतिरोध के मान को परिवर्तित कर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि मानक प्रतिरोध का मान इतना चेंज करेंगे कि इन दोनों का विभव समान हो जाए, ताकि इसमें धारा कितनी हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एवं निम्न प्रकार अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे। ज़्यादा बड़ा काम मत कर दीजिएगा थ्योरी के अंदर, नहीं तो पेपर छूट जाना है। रीजन क्या है? 5 नंबर का ये पूरा का पूरा चैप्टर है, जिसमें लॉजिक क्या बैठता है? 1 + 2 + 2। 2 नंबर के 2 सवाल आते हैं ना, 1 नंबर का 1 सवाल आता है। तो 2 नंबर के सवाल में आप थ्योरी का अंबार लगा दोगे, आपके लिए ही लॉस वाला केस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, थ्योरी उतनी ही लिखो जितनी काम की है, और एनसीईआरटी में ठीक ठाक थ्योरी लिखी हुई है। तो मैं लिख देता हूं व्हीटस्टोन सेतु, और इतनी थ्योरी लिख कर क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। ओके, स्टोन को खा गया मैं। एक चतुर्भुजीय प्रतिरोधों का जाल है, जिसमें चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य एक प्रतिरोध जुड़ा होता, प्रतिरोध जुड़ा होता तथा इसके दो विकर्णों में से
एक विकर्णीय भुजा के मध्य धारामापी जुड़ी होती है। जिसे धारामापी भुजा कहते हैं, जिसे धारामापी भुजा कहते हैं। तथा दूसरे विकर्ण के मध्य सेल जुड़ा होता है, सेल जुड़ा होता है, जिसे बैटरी भुजा कहते हैं, जिसे बैटरी भुजा कहते हैं। यहां R1 तथा R2, यहां R1 तथा R2 से संबंधित भुजा प्रथम तथा द्वितीय भुजा कहलाती है। द्वितीय भुजा कहलाती है। R4 एक अज्ञात प्रतिरोध है। अज्ञात प्रतिरोध है और R3 को मानक भुजा कहते हैं, जिसकी सहायता से संतुलन की स्थिति प्राप्त की जाती है। R3 के लिए क्या लिखेंगे? R3 एक मानक भुजा है जिसके प्रतिरोध को परिवर्तित कर संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, इसके बाद में अपन थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि मैं फिर इसको रब कर सकूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। डन हुआ? डन? ओके, चलिए तो काम करना चालू करते हैं। अब इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। संतुलन की अवस्था कब है बच्चों, वो ध्यान में रखिएगा। तो संतुलन की अवस्था में धारामापी से बहने वाली धारा क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, पहला। दूसरा क्या भैया, दोनों बिंदु B और D पर विभव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, और अगर ऐसा होगा बच्चों, समझना, मैं लिख देता हूं कार्यविधि। कार्यविधि अब समझना इस चीज को। संतुलन की अवस्था में अगर ये दोनों विभव समान Ig बराबर 0 है तो क्या होगा भाई, हम I3 देखेंगे। I3 बराबर क्या है? I1 माइनस Ig। Ig का मान तो 0 हो गया, तो I3 का मान किसके बराबर? I1 के बराबर। यहां से आई और डायरेक्ट इसमें चली गई, इसमें तो गई नहीं ना। ऐसे ही I4 का मान किसके बराबर हो जाएगा? ये तो 0 है देवताओं, तो फिर I4 का मान किसके बराबर हो जाएगा? I2 के बराबर। यहां से आई और इसमें चली गई। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो हमने क्या लिखना है? हम बोल रहे हैं प्रतिरोध R3 के मान को इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है कि धारामापी में प्रवाहित धारा 0 हो जाए, अर्थात धारामापी का विक्षेप क्या प्राप्त हो रहे देवताओं? 0 प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो।
इस स्थिति में बी बिंदु का विभव किसके बराबर होगा? डी बिंदु के विभव के बराबर होगा। यह स्थिति संतुलन की स्थिति है। संतुलन की स्थिति है या संतुलन की अवस्था है। ठीक, अब अगर ऐसा है बच्चों तो हम किरचॉफ का नियम लगा सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला तो खैर लगाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे से ही काम हो जाएगा। और इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस अवस्था के अंदर क्या होगा बच्चों? देखो क्या क्या चीज है। IG बराबर तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ये अपन ने लिख ही दिया। और I3 का मान किसके बराबर हो जाएगा रे? I3 का मान I1 के, ठीक है। और I4 का मान किसके? I2 के बराबर होगा, ये जरूर लिखना, ठीक है। अब KVL लगा दीजिए, KVL से काम करेंगे। तो हम लूप कौन सा ले रहे हैं? ये वाला ABDA में। तो हमने लिखा लूप ABDA में क्या होगा भाई? देखो पहले तो इसमें कोई बैटरी लगी हुई है क्या? आंसर है कोई बैटरी नहीं है। चलो काम ठीक हो गया। तो बैटरी नहीं तो एक तरफ वाला भाग कितना भैया? 0। चलो अब प्रतिरोध में देखते हैं, विभवांतर देखते हैं। तो ऐसा गया, धारा की दिशा और लूप की दिशा एक ही है, तो फिर इनको प्लस के साथ में गुणा कर दो। तो ये क्या आएगा? I1 R1 आएगा, I1 R1। फिर इधर देखो यू IG, और इसका धारामापी का प्रतिरोध कितना हो? कैपिटल G मान लो। धारामापी का भी खुद का ना कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन IG का मान कितना है? 0 है। तो फिर 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो हमने बोला कि ये वाला मान तो 0 है, धारामापी वाला मान कितना है? 0 है। अगर 0 नहीं होता, अगर ये धारा 0 नहीं होती तो हम IG को किससे मल्टीप्लाई करते बच्चों? G से मल्टीप्लाई करते, ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब देखो लूप ऐसा जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, क्या करो? माइनस का चिन्ह लगाओ। तो हमने लिखा ये कुछ ऐसा होगा, माइनस का I2 R2। डन हुआ ये। चलिए ये उठा करके कुछ इस तरफ रख सकते हैं, है ना, तो प्लस का हो जाएगा। तो I2 R2 इज इक्वल्स टू I1 R1। ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1 है, KVL से, ठीक है। अब दूसरी लूप लो। दूसरा लूप कौन सा? ये ऐसा, इस तरफ वाला, ठीक है। इस लूप में काम करते हैं। तो ये लूप कौन सा है? लूप कौन सा? BCDB में। किससे बच्चों? KVL से। काम करो, I3 गुणा होगा किससे? R3 से। और I3 वास्तविकता में किसके बराबर है? अब I1 के। तो I1 गुणा होगा किससे? R3 से। दोनों दिशाएं एक ही हैं, प्लस का काम करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा बैटरी तो है नहीं, ये काम करो बस, I3 इंटू R3, ठीक। अब चलो ऐसा है, लूप में ऐसा चल रहा है, लूप ऐसा है, धारा ऐसी है, विपरीत, तो फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो आप गौर करेंगे I4 को किससे गुणा करें? R4 से। I4 है किसके बराबर? I2 के बराबर है। तो हम बोलेंगे I2 को किससे गुणा कर दो? R4 से, लेकिन चिन्ह कैसा? माइनस का, ठीक है। तो हमने बोला ओके, ये I1 लिख दो ना मैंने, I1, और ये I2 को किससे गुणा किया बच्चों? R4 से गुणा किया, माइनस के चिन्ह के साथ में। फिर हम ऐसा गए, लेकिन ये धारा तो 0 थी, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हम लिखते कुछ ना कुछ मान। ये देखो, इसको उठा करके इधर लेकर आओ, तो ये क्या होगा? I2 R4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 R3। ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों? सेकंड है, ठीक। चलो अब इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, वो काम क्या है वो देखिए, इधर देखिए, नेक्स्ट पार्ट। समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड लगा दीजिए। क्या करना है? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करना है, इक्वेशन 1 करना है। अगर ऐसा करते हैं तो देखो इक्वेशन 2 I2 R4 में डिवाइड लगेगा किसका? I2 R2 का, इज इक्वल्स टू, देखिए इस तरफ I1
R3 और इस तरफ है I1 R1, ये तो कैंसिल हो गया क्या? ये तो कैंसिल हो गया क्या? गौर कीजिए, R4 अज्ञात प्रतिरोध था, क्या आएगा? R3 डिवाइडेड बाय R1 और R2 गुणा हो जाएगा क्या? इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R3। बताओ भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? ये तो अज्ञात प्रतिरोध है, ये क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। ठीक, और मेन स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट ये संतुलन की अवस्था, ये संतुलन की अवस्था है। R4 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R1। इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। मैं अगर इसको ऐसा करने की कोशिश करूं, इस R2 को इधर लिख दूं, इधर R3 को लिख दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, R4 डिवाइडेड बाय R3, ये इधर आ गया तो R2 उधर ले जाओ ना। ठीक, इसका मतलब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसे ऐसा लिखो, इसे ऐसा लिखो और इसे ऐसा लिख दो। नॉर्मली इसे ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, याद रखने में थोड़ी सी सुविधा रहती है, तो कैसे भी हम रीशफल कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में हमें चीजें पता होनी चाहिए कि ये शफलिंग कैसे की गई है। देखो, संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध है, ये वाला प्रतिबद्ध क्या है? संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध। ये क्या है भैया? संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध। संतुलन की अवस्था का प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब समझो ये रीशफलिंग कैसे करते हैं। तो हम बोलते हैं इस वाली में इसका भाग लगाओ, R1 में R2 का भाग लगा रहे हो तो किसके बराबर आना चाहिए? R3 में R4 के। R1 में R2 का भाग लगाओ तो किसके बराबर आएगा? R3 में R4 के। ऊपर वाला पहले ले रहे हो तो उस तरफ भी ऊपर वाला ही लोगे। ठीक है, इसे और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा भी जा सकते हो, यूं भी जा सकते हो। मतलब R1 में R3 का भाग लगाओ तो किसके बराबर होगा? R2 में R4 के भाग के बराबर होगा, है ना। ये देखो ऐसा, ये उल्टे रूप में लिखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो R4 में R2 का भाग लगा रहे हैं, वो ऐसा चल रहा है। ठीक, तो R4 में R2 का भाग लगाओ तो किसमें किसका भाग लगाओ? R3 में R1 का लगाओ, R3 में R1 का। या फिर इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, R1 में R3 का लगाओ भाग तो किसके बराबर होना चाहिए? R2 में R4 के भाग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर ये बराबर आ जाता है, ये मान अगर बराबर आ जाता है तो हम बोलते हैं ये संतुलन की अवस्था है। कैसी अवस्था है बच्चों? संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था में क्या इससे धारा जाएगी? नहीं जाएगी, ध्यान में रखिएगा, इससे कोई धारा नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? इस चीज को दिमाग में रखना है और ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी है ये। या फिर अपने दिमाग में रख लो R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। ठीक है, या फिर R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4, या फिर R3 बटा R1 बराबर R4 बटा R2, या फिर R4 बटा R3 बराबर R2 बटा R1। कैसे भी, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही चलो। अगर ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलो, अगर ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलो, अगर ऐसे चल रहे हो तो ऐसे ही चलो। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो? शफलिंग एक ही तरीके से करनी है, आपको सीक्वेंस नहीं तोड़ना कि भैया इधर तो लिख दिया R1 बटा R3 और इधर लिख दिया R4 बटा R2, ये बराबर होगा नहीं, ऐसा नहीं है ना। चलो तो ऐसे ही चलो, चलो तो ऐसे ही चलो, चलो तो ऐसे ही चलो, चलो तो ऐसे ही चलो। ठीक है, एक ही तरीके से चलो, है ना। कहने का मतलब ये है। चलो इसका तरीके से इसको छाप लो, है वो। चलो अभी तो इसको उतारो, जल्दी से इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है? संतुलन का प्रतिबद्ध है, ये लिख लीजिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है भाई। डन हुआ? क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं बच्चों। एक न्यूमेरिकल आपको अब सामने दिखाई दे रहा होगा। ये न्यूमेरिकल राजस्थान बोर्ड का न्यूमेरिकल है, 2000 शायद इसमें 16 के आसपास में आया हुआ है। देखिए
क्या है? व्हीट स्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए अनुसार लगे हुए हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। चित्र में x का मान कितना होना चाहिए कि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में हो बच्चों? ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहा है। देखो प्रतिरोध आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई? ये यहाँ पे 100 ओम का प्रतिरोध ऊपर की ओर, नीचे 2 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, फिर एक उस तरफ 10 ओम का प्रतिरोध है और एक 5 ओम का प्रतिरोध है। ऐसा ही है। आपको बोल रहा है कि संतुलन की अवस्था है और संतुलन की अवस्था में किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे काम करेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये R1 है, ठीक। इसको अपन ने क्या कह दिया? R2 बोल दिया, ऐसा ही तो लिखा था। इसको हम क्या बोल रहे हैं? R3 बोल रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? R4 बोल रहे हैं। संतुलन की अवस्था है तो R1 बटा R2 का मान बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 के, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा है तो पहले सबसे पहले R2 पूरा तो निकालो, मेरे को तो R2 पता ही नहीं है। तो हमने बोला R2 अगर डायग्राम को देखोगे ना तो R2 मिलेगा क्या भाई? 100 ओम पैरेलल है किसके साथ में? X के साथ में। 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। R1 इंटू R2 कर दो, मतलब 100 को गुणा करो किससे? X से, तो 100x लिख दो क्या? 100x, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब 100 में ऐड करो किसको? X को। ये किसका मान है बच्चों? R2 का। पता चला क्या भाई? गुणा करते हैं फिर जोड़ देते हैं नीचे, यही तो करते हैं समांतर क्रम में अगर 2 ही प्रतिरोध हो। चलो, संतुलन की अवस्था में, किसकी अवस्था में बच्चों? संतुलन की अवस्था में। अगर संतुलन की अवस्था है तो हम लिखेंगे R1 बटा R2 का मान बराबर होना चाहिए R3 बटा R4 के। ऐसा ही आ रहा है ना? हाँ, ऐसा ही आ रहा है। चलिए, R1 का मान देखो कितना है? 100। R2 का मान है 100x। ये 100 प्लस x ऊपर लिख दूं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, बराबर R3 का मान है 10 और R4 का मान है 5, ठीक है। चलिए, 100 से 100 की रामायण तो कैंसिल, 5 से इसकी रामायण कैंसिल, तो ये 2 आ गया। तो कुल मिलाकर के हमें मिला 100 प्लस x बटा x बराबर 2 बटा 1। वज्र गुणा कर दो रे, तो ये क्या आएगा? 2x बराबर, ये गुणा किया मैंने, और ये क्या आएगा? 100 प्लस x। x को उठा करके इस तरफ लेकर के आओ, तो 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो x का मान कितना आया रे देवताओं? 100 ओम। पता चल गया, 100 ओम आएगा। बोर्ड का सवाल है देवताओं ये, ठीक है। उतारो इसे जल्दी से इसे उतार लीजिए, ये बोर्ड का सवाल है बच्चों, अच्छा सवाल है इवन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.8। क्या बोल रहा है वो देखिए। व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्नवत हैं। व्हीट स्टोन सेतु आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। AB बराबर 100 ओम है, BC बराबर 10 ओम है, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। CD में 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है और D से लेकर A के बीच में 60 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो B और D के बीच में 15 ओम का प्रतिरोध भी लगा हुआ है। जहां गैल्वेनोमीटर आता है ना बच्चों, गैल्वेनोमीटर की जगह 15 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? गैल्वेनोमीटर से जितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करनी है, जबकि अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट दिया हुआ है। IG की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो, सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रख लिया है। बच्चों, पहली बात तो ये समझो कि अगर इस तरीके का सर्किट दिया हुआ हो तो ये चेक करो कि संतुलन की अवस्था काम कर रही है या फिर नहीं काम कर रही। अगर संतुलन की अवस्था काम कर रही है तो हम बोलेंगे डायरेक्ट ही IG बराबर 0, क्योंकि संतुलन की अवस्था में तो IG बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले तो वो चेक कर लो, पता चले सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ो। तो फिर हमने बोला 100 में 60 का भाग लगाए, ये तो 10 बटा 6 आ गया, ठीक है। और 10 में 5 का भाग लगाओ, ये तो 2 आ गया। 10 में 6 का भाग लग रहा है और एक जगह 10 में किसका? 5 का भाग लग रहा है। अरे 0 से 0 तो कटे गया ना, तो ये क्या बराबर है क्या? नहीं भैया, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो फिर ये क्या संतुलन की अवस्था है?
नहीं, ये संतुलन की अवस्था नहीं है। और अगर संतुलन की अवस्था नहीं है तो धारा तो जाएगी IG में से, ये धारा IG कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, और वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी सहायता से कैलकुलेट करेंगे? किरचॉफ के नियमों की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। धारा किस तरीके से जा रही, ये अपन ने व्हीटस्टोन सेतु में समझा था। इधर से I1 जा रही है, I1 के दो टुकड़े हो गए, IG इधर चली गई, तो I3 को हम क्या लिखते थे? I1 माइनस IG। ऐसे ही I2 इधर गई और IG इधर से आ रही है, तो इधर क्या जाएगी? I2 प्लस IG जाएगी। ये तो क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वो का वो टास्क कीजिए, एक लूप ये उठाएं और एक लूप ये उठाएं, दो लूप तो यही है आपके पास में। एक लूप और ले सकते हो एंड में, ऐसा करके ले लीजिए या फिर ऐसा नीचे वाला ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो लूप ले लीजिएगा। तो 3 लूप से सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर हम चौथा लूप कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए काम करते हैं भाई। सबसे पहले लूप देखेंगे ABDA, इस लूप में काम करेंगे। तो लूप कौन सा है? ABDA में, और किससे? KVL से। यूज क्या कर रहे हैं? KVL कर रहे हैं, यूजिंग KVL। देखो बैटरी तो लगी हुई है ही नहीं, तो एक तरफ वाला भाग तो 0 है सभी का, है ना। तो इस तरफ से ऐसा गए यू, ऐसा गए, तो धारा की दिशा और वोल्टता की दिशा एक ही, धारा की दिशा और लूप की दिशा एक ही है। क्या आएगा रे? सोम को किससे गुणा करो? I1 से। ठीक है, फिर ऐसे आए, लूप भी ऐसा, धारा भी ऐसी, तो IG किससे गुणा हो जाएगा? 15 से, प्लस के साथ में, तो ये आएगा 15 IG। पहले ये 0 आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब तो धारा बह रही है। फिर ऐसा गए हम, सोचिए लूप ऐसा जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा काम हो रहा है। माइनस का 60 I2 लिख दूँ क्या देवताओं? क्लियर है ये? चलिए आप क्या कर सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 को कॉमन लिया जा सकता है। 5 को कॉमन लिया अपन ने, 5 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 20 I1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिया तो 3 IG, यहाँ कॉमन लिया तो 12 पंजो 60, 12 I2 बराबर कितना बच्चों? 0। हो सकता है क्या? 5 को कॉमन लिया वो तो 0 हो जाएगा, इतनी मैथमेटिक्स तो पता है ही। चलिए ये उठा करके, ये माइनस वाला भाग था, दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 20 I1 प्लस 3 IG बराबर क्या रे देवताओं? 12 I2। ये इक्वेशन नंबर 1, चलो बाद में लिख लेंगे, 2 लाइनें छोड़ दो, अगर हमें इसमें ऊपर नीचे कुछ करना पड़ा तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में दे लेंगे, इक्वेशन तो हमारे हाथ में ही है। चलो आगे देखो, ये वाला लूप ले ले, क्या इसमें भी बैटरी तो है ही नहीं, तो एक तरफ वाला भाग तो 0 ही है। देखो काम कैसे करेंगे, तो हमने लिखा लूप कौन सा है ये? BCDB में, किससे? KVL से। हाँ भाई, B से C की ओर गए, धारा की दिशा लूप की दिशा एक ही है, तो 10 किससे गुणा होगा बच्चों? I1 माइनस IG से। ठीक है, फिर C से D की ओर आओ, हम ऐसे आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, उल्टा काम है बच्चों माइनस के साथ में, तो माइनस लगाया और 5 को गुणा किया, किससे? I2 प्लस IG से। फिर हम D से B की ओर जा रहे हैं, धारा ऐसे आ रही है, ये भी उल्टा काम है, माइनस का 15। पता चल रहा है ना, उल्टे काम में हम माइनस लगा दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है रे। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 10 I1 माइनस का 10 IG माइनस का 5 I2 माइनस का 5 IG माइनस का 15 IG बराबर कितना रे? 0। गौर करो, I1 एक ही जगह 10 I1 ही लिख दो, फिर IG माइनस का 10 माइनस का 5 और माइनस का 20 माइनस का 30 हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 5 I2 बराबर कितना रे? 0। गौर करो, 5 तो यहां पर भी कॉमन ले सकता हूं, ले सकते नहीं लिख सकते। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? 10 I1 सॉरी 5 कॉमन लेने पर तो यहां पर कितना आएगा? 2 I1 ही आएगा। 2 I1 माइनस 6 IG माइनस I2 बराबर क्या रे? 0। बताओ भाई, 5 का भाग लगा दो या 5 कॉमन ले लो, एक ही आएगा क्या? I2 को उधर ले जाओ,
तो ये क्या आएगा 2i1 माइनस 6ig इज इक्वल्स टू i2। डन हुआ ये। देखो i2 का मान आ गया मेरे पास में, किसकी टर्म में, i1 और ig की टर्म में। किसी भी तरीके से ये काम करना कि ig इक्वेशन से जाना नहीं चाहिए, ig इक्वेशन में ही रहना चाहिए, क्योंकि ig निकालना है। और i1 और i2 में से किसी भी एक को हटा दो, i1 या फिर i2 में से किसी भी एक को हटा दो। ig रहना चाहिए, i1 और i2 में से किसी भी एक को हटा दो। ये तो क्लियर है, ig तो निकालना ही था तो वो तो रहना ही चाहिए, और दोनों में से एक को हटाना है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, i2 मेरे पास में यहाँ पे आई गया, इस i2 के मान को उठा करके इसमें रख देंगे। इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो और इसे समीकरण नंबर क्या बोल दो, 2। तो समीकरण 1 में मान रखने पर i2 का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा वो देखो, ये आ रहा है 20i1 प्लस 3ig इज इक्वल्स टू 12i2 है भाई, 12, और i2 की जगह देखो 2i1 माइनस 6ig। देखो कैलकुलेशन को तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, दिमाग में मतलब बिल्कुल सही करनी पड़ेगी, और मान पुट करते टाइम गलती मत कर देना। पता चले यहाँ 20 लिखा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में 10 चल रहा है, ये ले 10 उतार दिया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो बिल्कुल सही करते हुए आ रहे थे, गलती हो जाती है ऐसी। तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर रखना है, शांत रखना है। काम करते हैं, 20i1 प्लस 3ig, यहाँ पर होगा 12 दूना 24i1 और 12 छिगाणी 72 माइनस का 72ig। गौर करो, ये माइनस का 72ig इधर ले जाऊँ, प्लस का 72 हो जाएगा, और ये 20i1 इधर ले आऊँ तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 72ig प्लस 3ig बराबर क्या होगा, 24i1 माइनस 20i1 कितना हो गया रे, 4i1। ये कितना, 75ig। ठीक, यहां से क्या फायदा होगा, यहां से आप i1 का मान उठा लो। किसका मान उठा लो, i1 का। i1 बराबर कितना हो गया, 75/4ig। ये इक्वेशन नंबर 3। अब क्या फायदा देखो, i1 के लिए एक समीकरण और बनाओ। कौन सा भैया, ये ऊपर वाला ले लो। आप बोलोगे सर नीचे वाला क्यों नहीं लिया। अगर मैं नीचे वाला समीकरण यूज करूंगा तो मेरे को i2 चाहिए, और i2 तो मैं पहले ही हटा चुका हूं। ठीक है, फिर तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते कि भैया i2 रहे, तो हमने वैसे तो सॉल्व किया ही नहीं है। तो हमने जैसे सॉल्व किया है इस तरीके से, तो ये ऊपर वाला ही सेट बैठेगा, है ना। तो हमने लिखा क्या भाई, इन लूप, कौन सा लूप लेंगे, ए बी सी, और वापस कहां पर आओगे, ए पर आओगे। फिर यूजिंग क्या बच्चों, केवीएल, वापस से वही रामायण। लेकिन इस वाले लूप में तो बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी से आप प्लस से बाहर निकल रहे हो, तो ये प्लस का 10 लिखो बराबर। देखो ऐसा गए, 100i1 लिखूं, उसी दिशा में जा रहे, तो हमने लिखा 100i1। फिर ऐसा गई यूँ, लूप भी ऐसा, ये भी ऐसा, 10 को गुणा करो i1 माइनस ig से, तो ये माइनस का 10, माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 10 i1 माइनस ig। ठीक है, चलिए क्या होगा भाई वो देखिए। तो ये हो जाएगा, 10 को तो वैसे कॉमन ले सकते हैं, चलो देखते हैं भाई। 100i1 प्लस 10i1 माइनस का ig, सॉरी 10ig, माइनस का 10ig बराबर कितना है बच्चों, 10 है। तो 10 बराबर हो जाएगा कितना, 110, क्या 110i1 माइनस 10ig। 10 को कॉमन ले सकते हैं ना, 10 को यहाँ से कॉमन लिया, या दोनों तरफ 10 का भाग लगाओ। तो इसमें 10 का भाग लगाया तो 1, इसमें 10 का भाग लगाया तो 11i1, और इसमें 10 का भाग लगाया तो ये सिर्फ ig बचेगा 11। डन हुआ। चलो देखो बच्चों, यहाँ तक आ गए हैं। अब ये i1 का मान ही रखना है और आंसर कंप्लीट। i1 का मान रखते हैं किसमें, समीकरण 4 में, है ना। i1 का मान रखने पर, समीकरण 4 में i1 का मान रखने पर
देखो भाई क्या आएगा, 1 बराबर 11, I1 का मान कितना है भाई 75/4 IG और माइनस का IG को क्या ले लो, कॉमन ले लो। 75 को गुणा करो 11 से, कितना आएगा 11 पंजो 55, 5 यहाँ रह गई 77, 77 और 5 कितने हो गए हैं 82 हुए हैं क्या, माइनस इसका 4 उस तरफ जाएगा 4/4 इंटू IG। लघुत्तम लेके सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आएगा रे देवताओं, लघुत्तम लेके सॉल्व कीजिएगा यही आएगा, है ना। और फिर 425 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 821 IG डिवाइडेड बाय क्या बच्चों 4 बराबर कितना है 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो IG बराबर क्या हो गया, IG बराबर क्या हो गया रे, 4 तो ऊपर और 821 नीचे, 4/821 एम्पियर। अब जिसको सॉल्व करना है कर लो, ठीक है, जिसको सॉल्व करना है कर लीजिए। ये वैसे पॉइंटों में जाएगा बच्चों, कुछ कितना बैठता है ये, कितना 4 मिली एम्पियर के आसपास आएगा, 4.8 मिली एम्पियर के आसपास आएगा। अगर आप सोल्व करेंगे इसे 0.00487 कुछ ऐसा एम्पियर में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ। सवाल सिंपल था, क्या करना था, एक लूप ये उठाना था, दूसरा लूप ये उठाना था और तीसरा लूप ये। इन 3 लूप से हमारा सारा काम हो रहा था। हाँ कैलकुलेशन है सवाल में, नो डाउट कैलकुलेशन है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये सवाल कोर्स से कभी हटा ही नहीं, NCERT में ये हमेशा से था। और लास्ट टाइम जब आप अगर पुरानी 12th की किताब देखोगे ना, तो 12th की किताब में ये क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, एग्जाम्पल में नहीं, ये क्वेश्चंस में डाल रखा है। तो मतलब ये सवाल तो कभी हटा ही नहीं है, कभी हटा ही नहीं है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, जो कोर्स में लगातार चले आ रहे हैं, चाहे आप कोर्स को कितना ही चेंज कर लो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आई होंगी, टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।